वेलकम दोस्तों, हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और हमारी जो सीरीज़ चली हुई थी उसको हम आगे लेकर चलते हैं। तो हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने शिक्षा मनोविज्ञान स्टार्ट किया था। शिक्षा मनोविज्ञान के ठीक है 2 क्लासेस शिक्षा मनोविज्ञान की हो चुकी है, 2 क्लासेस शिक्षा मनोविज्ञान की हो चुकी हैं। उससे आगे अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशंस के साथ जो चीज़ों को है वो हम लेके चल रहे हैं। तो हमारा जो चैनल नेम था बालाजी ऑनलाइन क्लासेस, उसको हमने कई कारणों से बदल कर अपने चैनल का नया नाम रखा है हमने एपिक एजू, ठीक है, एपिक एजू ये हमारे अब चैनल का नया नाम रहेगा। तो एपिक एजुकेशन चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लेकर आए हैं कि शिक्षार्थी के स्वयं मुखरित लेखन को समर्थन करने का क्या लाभ है। क्वेश्चन क्या है, दोबारा पढ़िए। शिक्षार्थी के स्वयं मुखरित लेखन को समर्थन करने का क्या लाभ है। इसमें आपका पहला ऑप्शन हो सकता है आपके सामने विचारों और विचारधारा का प्रदर्शन, यानी जो विचार हैं और उसकी विचारधारा का प्रदर्शन कर सकती हैं यदि हम शिक्षार्थी की स्वयं मुखरित लेखन का समर्थन करेंगे तो। दूसरा ऑप्शन है लेखन कौशल का विकास। तीसरा है स्वतंत्रता और सामर्थ्य का विकास। चौथा ऑप्शन है विचारों के पुनर्वलोकन के अवसर, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं कि शिक्षार्थी के स्वयं लेखन की हम बात करते हैं तो विचार और विचारधारा का प्रदर्शन करेगा बच्चा, बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को वो प्रकट कर सकता है, इससे उसका लेखन कौशल भी इंक्रीज होगा, ये भी सही बात है। स्वतंत्रता और सामर्थ्य का विकास होगा, ये भी सही बात है। विचारों और पुनर्वलोकन का अवसर होगा। तो भाई इसका जो ऑप्शन है सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है इसके हम आंसर बताएंगे आपको। उपरोक्त चारों विकल्प सही हैं, ठीक है ना, सभी के सभी ये कह सकते हो विकल्प इसके सही हैं। तो हम अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, वो थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इसकी। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि शिक्षार्थी के स्वयं, ठीक है, एक सेकंड रुकेगा दोस्तों, फिक्स कर लेता हूँ मैं इसको। और अभी देखिएगा कि क्या है कि शिक्षार्थी के स्वयं मुखरित लेखन, कैसा स्वयं मुखरित लेखन की हम बात कर रहे हैं। यदि हम इसका क्या करेंगे, इसका हम समर्थन करेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, उसके जो विचारों का और विचारधारा का है वो प्रदर्शन कर सकता है और इससे लेखन कौशल का विकास होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और स्वतंत्रता और सामर्थ्य का भी विकास होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और उन्हें अपने विचारों को पुनर्वलोकित करने का अवसर मिलता है, यह उनके मनोवैज्ञानिक विकास, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये उनके मनोवैज्ञानिक विकास को संरक्षित करता है और उन्हें स्वतंत्रता के साथ सोचने और व्यक्त करने की क्षमता देता है, ठीक है ना। देखो यदि हम बच्चे को स्वयं मुखरित करें तो क्या क्या है भाई, स्वयं मुखरित करने के यानी स्वयं मुखरित लेखन यानी अपने आप वो खुद विचारों को सोचेगा, ठीक है, अपने आप लिखेगा, उसका लेखन कौशल का तो विकास होगा ही होगा, ठीक है। उसके विचार, वो अपने खुद के विचार रख सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता और सामर्थ्य का उसके अंदर विकास होगा कि भाई वो उसको पता लगेगा भाई मैं किस प्रकार से कैसे इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। और ये उनके विचारों को पुनर्वलोकित करने का अवसर देता है और उसका मनोविज्ञान का संरक्षित करता है और उन्हें स्वतंत्रता के साथ वो सोच सकता है और अपनी विचारधारा को क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हमें कहता है कि गहरी समझ की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। यानी ये कहता है हमें कि गहरी समझ की प्रक्रिया क्या है, गहरी समझ की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। ऑप्शन हमें देता है कि ऑप्शन में हमें दिया है इन्होंने कि सुविधाजनक स्मृति का निर्माण, ज्ञान और संगठन की संरचना, नई जानकारी को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना, गहरी मनोवैज्ञानिक विचारधारा का विकास,
ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे को दिए गए हैं, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। मैंने इसको ब्लू कर दिया है चारों ऑप्शन को। ठीक है, चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गहरी समझ से हम क्या क्या समझ सकते हैं दोस्तों? गहरी समझ से हमारा जो तात्पर्य है, हम कह सकते हैं कि इससे बच्चे के अंदर सुविधाजनक स्मृति स्मृति समझते हो दोस्तों, स्मृति का विकास होता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेमोरी। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। ज्ञान का संगठन और संरचना। ठीक है, बिल्कुल जो ज्ञान है उसकी वृद्धि होती है उसके अंदर, जो नई, और यदि उसके अंदर गहरी समझ यदि विकसित होगी तो वो नई जानकारी को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर देख सकता है। यानी जो नई जानकारी है, ठीक है ना, नई जानकारी जो वो ज्ञान करता है इकट्ठी, वो उसको पुरानी जानकारी से उसको जोड़कर देख सकता है। ठीक है, तो हम गहरी मनोवैज्ञानिक विचारधारा का विकास हो सकता है। बिल्कुल ये बात सही है कि यदि गहरी सोच होगी तो गहरी मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं का विकास हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन ए, सुविधाजनक स्मृति का निर्माण होता है गहरी समझ की प्रक्रिया से। ज्ञान का संगठन और संरचना, बिल्कुल सही बात है। नई जानकारी और पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर देखते हैं, गहरी मनोवैज्ञानिक विचारधारा का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या दिया गया है? ठीक है, कि ये कहता है कि गहरी समझ की प्रक्रिया, ठीक है ना, गहरी समझ की प्रक्रिया से क्या क्या हो सकता है? इसमें सुविधाजनक स्मृति का निर्माण, स्मृति यानी जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ ऊपर, सुविधाजनक स्मृति यानी मेमोरी का निर्माण, सुविधाजनक स्मृति यानी मेमोरी का निर्माण। ज्ञान का संगठन, ज्ञान का संगठन से मीनिंग क्या होता है? यानी नॉलेज को एक्वायर करना। ठीक है, और संरचना मतलब उसकी स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है, नई जानकारी को पूर्व ज्ञान के साथ, कोई नई जानकारी जैसे बच्चे को मिलती है तो वो अपने पीछे के ज्ञान से उसको जोड़कर उसको क्या करता है? सोल्व करने की कोशिश करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कोई बच्चा क्लास 12 में है, ठीक है, और क्लास 12 के अंदर उसने फिजिक्स में क्या पढ़ा? उसने फिजिक्स में डिटेल में वो क्या पढ़ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, डिटेल में पढ़ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब वो उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो अब इस बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या होगा? ठीक है, पूर्व ज्ञान इस बच्चे का क्या होगा? जो इसने क्लास 10 में साइंस के अंदर क्या पढ़ा है? क्लास 10 में साइंस के अंदर इसने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको क्या है? नई जानकारी मिल रही है, और वो इसको किसके साथ जोड़ेगा? जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ के आया है उसके साथ जोड़ेगा। तो ये किससे होगा? उसकी गहरी समझ की प्रक्रिया से, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या कर रहा है? बहुत ही गहराई से समझ रहा है। ठीक है, यदि वो ऐसा करेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो उससे उसके अंदर क्या होगा? एक नई मनोवैज्ञानिक विचारधारा का उसके अंदर क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से क्या होता है? जो छात्र होता है वो समस्याओं को समझने लगता है। क्या करने लगता है? समस्याओं को समझने लगता है, विचारों को संरचित करने लगता है, देखता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो क्या हो रहा है, और नई जानकारी, यानी वो देखेगा कि भाई जो अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा हूँ इसमें जो नई टर्म आएंगी उनका वो क्या करेगा? विश्लेषण करने की उसके अंदर क्षमता धीरे धीरे ऐसे जनरेट होने लग जाती है। तो इसलिए गहरी समझ की प्रक्रिया के अंदर ये चीजें होती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी, और जरूर आई होगी। बिल्कुल इतनी डिटेल से मैं क्वेश्चनों को ले रहा हूं कि ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन सीटेट, आगामी सीटेट में, जब भी आप सीटेट, एसटेट, आरटेट, यूपटेट, रेस किसी भी एग्जाम में बैठो तो आपका क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है कि सहायक शिक्षक या शिक्षिका की भूमिका क्या होती है? सहायक शिक्षक या शिक्षक की भूमिका क्या होती है?
और आपको पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि शिक्षा सहायता करना। क्या करना? शिक्षा सहायता करना। दूसरा ऑप्शन दिया है छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है शिक्षार्थियों के मनोवैज्ञानिक विकास का समर्थन करना। ठीक है। और चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है संगठनशीलता और प्रबंधन का समर्थन करना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों कि सहायक शिक्षक की हम यदि मैं बात करता हूँ, सहायक शिक्षक की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या है, आप पेन के निशान से कर्सर देख रहे हो। पहला ऑप्शन है शिक्षक सहायता करना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के मनोवैज्ञानिक विकास का समर्थन करना, चौथा है संगठनशीलता और प्रबंधन का समर्थन करना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई यदि मैं बात करता हूं तो हमारे चारों के चारों जो विकल्प है वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है। चारों ऑप्शन, सहायक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक जो शिक्षा में बच्चे की सहायता करनी होती है, बिल्कुल सही बात है। छात्रों की जो विशेष आवश्यकताएं होती है वो भी टीचर का काम होता है, एक सहायक शिक्षक का काम होता है, उसकी देखरेख करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना। शिक्षा अब जैसे छात्रों की विशेष आवश्यकताएं कैसे, अब जैसे कोई बच्चा नर्सरी में है, नर्सरी में आप भी सोचोगे कि सर कभी +2 का एग्जाम्पल ले लेते हो, कभी नर्सरी +2 से सीधे नर्सरी पे आ गए, तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाना पड़ेगा कि कहाँ पर कैसे क्या एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे एक नर्सरी में बच्चा है आपका, ठीक है, आपने एडमिशन करवा दिया उसका, ठीक है, एडमिशन हमने उसका करवा दिया। अब उस बच्चे की क्या हो सकती है विशेष आवश्यकताएं, हो भाई उसको हो सकता है भाई बाथरूम आ रहा हो, ठीक है, बाथरूम आ रहा हो, ठीक है, बाथरूम की उसकी क्या हो सकती है विशेष आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको पेशाब करना हो, शौच करनी हो, तो ये विशेष आवश्यकता हो। तो एक सहायक टीचर के रूप में हमें पहचानना आना चाहिए कि उस बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है। अब यदि बच्चे को पेशाब की दाव लगी है और आप क्लास में टीचर हो, आप बच्चे को पहचान ही नहीं पा रहे, तो आप क्या उसको ABCD या अनार क्या सिखा पाओगे? कुछ नहीं सिखा पाओगे। तो उस समय आपकी भूमिका क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान इस बात को नहीं मानता कि भूमिका 0 हो। ठीक है। तो जैसे मेरे भी बच्चे हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बना पा रहा हूँ, पीछे गेट बंद कर रखा है और वो बाहर से छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 1.5 साल की लड़की है, एक 3 साल का लड़का, बाहर गेट को पीट रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये मेरी अब यहाँ पर इस टाइम मैं एक सहायक शिक्षक की भूमिका में हूँ और मेरे को आप भी देखने और वो छोटे भी देखने हैं, दोनों के टीचर हूँ मैं इस टाइम। ठीक है। तो बिल्कुल सही होगी। अब इसका हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशंस की यदि हम बात करते हैं तो जो एक सहायक शिक्षक की भूमिका है वो शिक्षा के अंदर विद्यार्थियों की सहायता करना है। ठीक है, विद्यार्थियों की क्या करना है, सहायता करना है। ठीक है। और छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है, उनके मनोवैज्ञानिक विकास का समर्थन करना है। ठीक है। और संगठनशीलता और प्रबंधन को समर्थन करना है। सहायक शिक्षक छात्रों को अधिक संरचित और संगठित बनाने में मदद करते हैं, उनकी विशेषताओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और उनके मनोवैज्ञानिक विकास का समर्थन करते हैं। तो भाई ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक सहायक शिक्षक के लिए बहुत ही अनिवार्य है। वो एक सहायक शिक्षक के लिए बहुत ही अनिवार्य है छात्रों के संपूर्ण मनोवैज्ञानिक विकास करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि अभिलेखागारों का उपयोग शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। पहला ऑप्शन कहता है कि गहरी अध्ययन का समर्थन करना। ठीक है। दूसरा है विवरणशील ज्ञान की प्राप्ति करना। चौथा ऑप्शन है संशोधन प्रबंधन का समर्थन करना। चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों की गतिविधियों को विश्लेषण करना। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन हो जाता है कि क्या है। ठीक है। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे कि गहरे अध्ययन को, जो अभिलेखागारों का उपयोग है वो शिक्षा में यदि हम बात करते हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। गहरे अध्ययन का समर्थन करना बिल्कुल सही बात है भाई। हम उसके डीप स्टडी, गहरे अध्ययन यानी हम उसके डीप स्टडी का क्या करेंगे,
समर्थन करेंगे, डीप स्टडी का समर्थन करेंगे, विवरणशील ज्ञान की प्राप्ति करना। विवरणशील मतलब एक्सप्लेनेशंस के साथ उसको एजुकेशन देना या उसको ज्ञान देना, उसको कोग्निटिव पावर को क्या करना, इंकरेज करना। ठीक है। संशोधन प्रबंधन का समर्थन करना है। संशोधन मैंने अमेंडमेंट, यानी किसी उसको जरूरत है, ठीक है, उस जरूरत के अनुसार वो काम नहीं कर पा रहा है, तो एक क्या है, हमें क्या करना है, उसको उसके अनुसार उसको अबिटेंड करना है। शिक्षार्थियों की गतिविधियों का विश्लेषण करना, बिल्कुल सही बात है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो हमारे जो चारों के चारों है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। एक अभिलेखागारों का उपयोग शिक्षा में इसलिए महत्वपूर्ण है, इससे गहरी समझ का समर्थन होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको और इसके एक्सप्लेनेशंस है वो देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसके। ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ अभिलेखागारों के उपयोग से इसके अंदर गहरी समझ का विकास होता है। ठीक है, यानी गहन अध्ययन, इससे क्या है, गहन अध्ययन की आदत पड़ती है। ठीक है। और विवरणशील ज्ञान, विवरणशील ज्ञान मतलब विवरणशील ज्ञान, विवरणशील ज्ञान का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशंस के साथ। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन करना, उसका विश्लेषण करना। ठीक है, ये सब के सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, यहीं तक हमने एक्सप्लेनेशंस के साथ ये क्वेश्चंस किए हैं। फिर भी कोई भी चीज़ देखो, एक क्वेश्चंस हम बिल्कुल चाहे 4-5 करते हों, लेकिन इन क्वेश्चन में हम कम से कम एक्सप्लेनेशंस के साथ यहाँ से हमने 20 से 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन बनाएगा इन्हीं में से बनाएगा, तो इसलिए इसका जो एक्सप्लेनेशंस पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छे से उसकी स्टडी करनी है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो एपिक एजुकेशन चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू दोस्तों।